अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अब ऑफ़िशियली कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने ग्रुप में आपसे ना शेयर करवाया था ग्रिड और उसका पेज भी दिया था कल परसों। नहीं दिया था? FR 2 में दिया था? कोर्स में नहीं दिया? अच्छा, ग्रुप में तो किया था कि ग्रुप में भी नहीं है? ये ग्रिड अभी आप तक पहुँच रहा है? ये मैंने ना इसमें जो चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं वो अपनी बुक वाले लिखे हुए हैं। और अपनी बुक के अंदर मैंने एक मैपिंग भी की हुई है क्योंकि कुछ बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो आईकैप की बुक भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने ना ये इधर ना शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैपिंग भी की हुई है कि मेरी बुक में जो चैप्टर मैंने बनाया है वो आईकैप का कौन सा चैप्टर है। तो ये जो मैंने ग्रिड आपको ये भी शेयर की है और ये ऑनलाइन वाले बच्चों के वो कोर्स में रखी है, ये मैंने अपनी बुक के चैप्टर्स लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिड है, नहीं इंपॉर्टेंट तो खैर सारी हैं, सबसे मुश्किल ग्रिड है इसमें लास्ट वाली। चले पहुंच जाए सब तक बताता हूँ। जी, पेज नहीं मिला। नित्याम पेज देखो इधर नहीं मिलेगा। ये पेज देखिए मिल गया सबको। ये ग्रिड बांटी है मैंने, ये आप ऑनलाइन वालों के कोर्स पे रखी हुई है मैंने। पेज देखिए मिल गया सबको है? ठीक है। इसमें जो लास्ट ग्रिड है ना, ये सबसे मुश्किल है। और ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर रिपीटर बच्चे होते हैं और उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा होता है। तो हर टीचर का अपना स्टाइल है। मैं इस एरिया को, डिसीजन मेकिंग को एंड पे ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये स्टूडेंट के एक लेवल पे पहुंचने के बाद ही करवाए जा सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर शुरू में कराते हैं, उनकी मर्जी है। तो चूंकि रिपीटर बच्चे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ये ग्रेड आखिर में ही करवाता हूँ। और हो सकता है ये सामने बैठे बच्चों में से भी कुछ आखिर में जाके कहें सर ये इतना मुश्किल था तो पहले करा देते, है ना? है ना? तो फिर आप लोगों को कॉस्ट फिर नर्सरी में ही पढ़ा देते, पहले ही पढ़ा देते, फिर वहां क्या एबीसी में टाइम जाया करते रहे।
तो फिर एक लेवल के बाद ही कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर मेरे से पढ़ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो फिर भरोसा करके चले। तो ये मैं ग्रिड आखिर में करवाता हूँ, ये हम कहीं जुलाई के अंदर ये बात कर रहे होंगे। ये ग्रिड अगर फेंकनी है तो फेंक दें, दोबारा पता नहीं देखनी है किसी ने कि नहीं देखनी। बहरहाल ये मैंने सिलेबस का ग्रिड आपके हवाले किया है। ग्रिड 1 में शुरू कर रहा हूं, ये सबसे हैवी ग्रिड है, 35 से 45 मार्क्स। ग्रिड 1 कर रहा हूं मैं स्टार्ट। तो कॉस्ट का पहला चैप्टर, ऑफिशियली कॉस्ट स्टार्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सर की आवाज आई है कहीं से? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये तरतीब लिखी है बस। नहीं, अपनी तरतीब में आपसे ना 1-2 दिन में वो कोर्स प्लान भी शेयर कर लूंगा। तकरीबन तकरीबन जैसे मैंने बुक में तरतीब बनाई हुई है, तकरीबन वैसे पढ़ाऊंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें से सवाल आता है क्योंकि ग्रिड 1 बहुत भारी ग्रिड है और 35 से 45 मार्क्स हैं, तो 5-6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक है ना, और एक जो है उसमें फालतू सा है, तो बाकी रह गए 5, और एक जो है वो दूसरे के साथ मर्ज हो सकता है, बाकी रह गए 4। एक को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए 3। तो ये जो टॉपिक्स हैं 35 से 45 मार्क्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इस एतबार से। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो 7, 8, 10 नंबर का तो आ ही सकता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। क्या होती है इन्वेंट्री? हाँ, जो चीजें, अच्छा बिजनेस ने क्या करना है, बिजनेस ने कमाना है प्रॉफिट, तो बिजनेस या तो सर्विसेज दे रहा होगा, तो सर्विसेज तो हम पढ़ नहीं रहे। यानी ऐसा नहीं कि सर्विसेज नहीं पढ़ रहे, कॉस्ट में को खास है नहीं सर्विस की चीज, तो बिजनेस गुड्स बेचता है। अच्छा, गुड्स जो बेचता है वो उसने अभी अपने पास अगर रखी हुई है यानी नहीं बिकी, तो वो स्टॉक है। तो इन्वेंट्री होती है वो गुड्स, या अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल भी हो सकता है। अच्छा, मैंने ना जस्ट इन्वेंट्री लिखा है, तो इन्वेंट्री किसी भी वक्त हो सकती है, हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी वक्त स्टोर में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो इन्वेंट्री है। किसी भी वक्त स्टोर में जो कोई भी चीज फिल वक्त मौजूद है वो इन्वेंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल की शक्ल में भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं, तो जो चीजें भी स्टोर में किसी भी वक्त मौजूद है वो इन्वेंट्री है। अब इस इन्वेंट्री की शक्लें क्या हो सकती हैं? अगर बिजनेस ट्रेडिंग है, जी जी पूछा कुछ? अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? गुड्स खरीदता है और बेचता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस की जो इन्वेंट्री होगी वो बस गुड्स ही होंगी, क्योंकि वही हैं जो उसने खरीदी हुई हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो इन्वेंट्री होगी ये 3 शक्लों में हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में हो सकती है, फिनिश गुड्स की शक्ल में हो सकती है। अच्छा, ये जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये गुड्स बना के बेचता है। जैसे अगर ये बिजनेस गुड्स धागा बनाता है तो कॉटन खरीदता होगा, तो कॉटन हो गया इसका रॉ मटेरियल। अगर फैक्ट्री के अंदर कुछ कॉटन बेल्स पड़ी हुई हैं तो वो मटेरियल इन्वेंट्री है। धागा बन चुका हुआ है, धागे के रील्स पड़े हुए हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। लेकिन धागा बनने में, कॉटन से धागा बनने में कुछ 4-5 तरह की बड़ी बड़ी मशीनरीज इस्तेमाल होती हैं। और चाहे नहीं है कि 15 मिनट में बन जाए, हो सकता है कॉटन से धागा बनने में 4 दिन लगते हो। तो वो जो मशीनों के अंदर सामान मौजूद है
ना वो कॉटन है ना पूरा धागा है, आधा अधूरा है, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है, जबकि ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री बस गुड्स होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, और ये और क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या फर्क है? इन्वेंट्री है जो भी स्टोर में मौजूद है वो इन्वेंट्री है किसी भी वक्त में। अगर एक शॉप पे गए तो जितना भी सामान उसकी शॉप पे उस वक्त पड़ा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री स्पेसिफिक बात हो रही है कि जब एक ईयर एंड आ जाता है, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, जब अकाउंट्स वाले ने क्लोजिंग करनी होती है, तो जब साल के आखिरी दिन सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, उस दिन की ट्रांजैक्शंस बंद करनी है, तो उस वक्त जो स्टोर में पड़ा होगा वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री तो एक जनरल सी चीज हो गई, कभी भी स्टोर में पड़ी हुई चीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री हेल्ड एट एंड ऑफ पीरियड। पीरियड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि महीने महीने का डाटा भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री है जो किसी भी वक्त चीजें पड़ी हुई हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो पीरियड एंड के ऊपर पड़ी हुई चीजें। और ये जो पीरियड एंड पे पड़ी हुई चीजें हैं, यही अगली सुबह क्या होंगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है पिछली क्लोजिंग। जो पिछले पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नई साइंस नहीं है। यानी अगर हमें इस टॉपिक में यह पढ़ना है ना कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमने इसकी वैल्यूएशन सीखनी है या इसकी भी वैल्यूएशन सीखनी? अगर कोई टेक्निक सीखनी है कि कैसे वैल्यू निकालें, कोई मेथड लगाने हैं, तो इसकी वैल्यूएशन या इसकी वैल्यूएशन? क्लोजिंग की, क्योंकि जो एक बार क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली वही अगली ओपनिंग है। तो इसके ऊपर अब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मेन काम यही है जो आगे पढ़ने लगे हैं। तो इसका मैं एक रिकैप दोबारा देता हूं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास किसी भी पॉइंट पे पड़ी हुई चीजें। किस शक्ल में हो सकती है? ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है। ये वर्क इन प्रोसेस वाली बात आई समझ? क्योंकि अगर धागा बनना है ना, अच्छा चलो मैंने चाय की मिसाल दी थी, पत्ती, दूध, ये जब तक अलग पड़ा हुआ है ये रॉ मटेरियल है, और जब चाय बन गई है तो वो फिनिश गुड है, और अभी उबाला नहीं आया है, अभी बन रही है, तो वो वर्क इन प्रोसेस। तो मशीनों के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो कुछ ना कुछ हल्का पक्का कच्चा पक गया हुआ है, उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और जब मशीनों से बाहर आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री किसी भी शक्ल में हो सकती है, ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री गुड्स की शक्ल में होती है। फिर मैंने अगली बात यह की कि इन्वेंट्री तो हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? तो जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा उस वक्त जो आखिर में इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि पीरियड क्लोज कर रहे होते हैं, अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं, और अगले ही लम्हे वो अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। यहां तक कोई इख्तलाफ, परेशानी, तकलीफ? अच्छा, एक दो बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी FR1 में जो लोग थे मैंने तब भी बताई थी। अगर आपको ये बातें बिल्कुल पक्की पता है तो बस जबानी काफी है, अगर नहीं और जरूरत लगे तो लिख लेना अपने अल्फाज में। दो बातें बता रहा हूं, फिर मैं उन दो बातों को इससे रिलेट करूंगा। एक बात ये कि खर्चा एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है।
वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस मान लिया जाता है, और जिसका अभी बेनिफिट मिलना है वो एसओएफपी में एसेट बन जाता है। ये बात दोबारा कर रहा हूं, अगर किसी को जरूरत लगे लिखने की, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसलिए मैं नहीं कह रहा आप लाजमी लिखें, अगर किसी ने लिखनी हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं। खर्चा या तो एक्सपेंस होता है या एसेट होता है। वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो इस पीरियड में एक्सपेंस बन जाएगा, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट अभी मिलना है वो इस पीरियड की एसओएफपी में एसेट कहलाएगा। अगर लिखना है तो मैं रुक जाता हूं, लिख लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दोबारा सुन लें जी। खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट है। दूसरी बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि खर्चे को उस पीरियड में एक्सपेंस कहना चाहिए जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल जाए। इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। खर्चे को एक्सपेंस तब कहना चाहिए जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल जाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि खर्चे को उस पीरियड में एक्सपेंस मानना चाहिए जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल रहा है। लिख लिया? अच्छा, अब इसको मैं इससे जोड़ता हूं, ये बात क्या हो रही है। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास पड़ी हुई चीजें किसी भी वक्त। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? पिछली क्लोजिंग। किस शक्ल में हो सकती है? इस शक्ल में हो सकती है। अब ये जो मैंने बात बताई थी इसका इससे क्या ताल्लुक है? इन्वेंट्री एसेट क्यों है? क्योंकि जब तक हमारे पास पड़ी हुई है तो मतलब इसका बेनिफिट नहीं लिया। बेनिफिट कब लेना था? जब बेचना था। तो जब तक हमारे पास पड़ी हुई है तो इसको हम एक्सपेंस नहीं कह सकते, तो ये एसेट है। तो इन शॉर्ट इन्वेंट्री इज एन एसेट। तो इन्वेंट्री बिजनेस का एसेट होता है। स्पेशली अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो वो एसेट है। इनकम स्टेटमेंट में अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूं ट्रेडिंग बिजनेस की। वैसे तो आपने शायद थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी पढ़ा हो, लेकिन अभी मैं फिलहाल ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल दे रहा हूं। एसओसीआई के अंदर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में
ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा, परचेजेस आ रही होंगी, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। इसी तरह एसओएफपी में, करंट एसेट्स में क्या आ रहा होगा? कौन सी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री की फिगर्स इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम इस चैप्टर में ये सीखने लगे हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम एसेट कहने लगे हैं, इसकी अमाउंट क्या होगी। ये है चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आने लगा है, इसकी अमाउंट क्या होगी, ये सीखने लगे इस चैप्टर के अंदर। अमाउंट ऑफ, नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होती है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एसओएफपी। और ये क्या होती है? ये होती है इट इज द लोअर ऑफ कॉस्ट, और यार आपको तो पहले ही आती है एनआरवी है, अरे वाह, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको प्यार से कहा करेंगे एनआरवी। ये है जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। यहां से अब बात आगे बढ़ने लगी है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखने लगे हम। इस सारे डिस्कशन का एक समरी दोबारा, इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास जो किसी भी वक्त चीजें पड़ी हुई हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? जो ईयर एंड पे पड़ी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? जो पिछले साल की क्लोजिंग थी। अब इस इन्वेंट्री को एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि खर्चा मैंने बताया कि उसको एक्सपेंस तब मानना है जब उससे बेनिफिट मिल जाए। तो इन्वेंट्री तो है ही वो जिससे बेनिफिट नहीं मिला। तो सही ट्रीटमेंट क्या हुई इन्वेंट्री की? कि वो एसेट है। अगला मसला, एसेट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको किस अमाउंट पे शो करें? इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होती है इन दोनों में से लोअर। लोअर क्यों है ये अगली कुछ क्लासेस में समझाऊंगा इंशाल्लाह। बस इन दोनों में से लोअर। तो हमने ना इस चैप्टर के अंदर अब इस इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी सीखनी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सवाल है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2200 यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपए 50। एनआरवी
47 पर यूनिट। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बता दें। सही। टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी, 2200 यूनिट्स इंटू 47, 103। तो क्या ये इतना ही आसान होगा? नहीं, ना ना ना, तो बहुत गहराई है इसमें। तो ये हो गया जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब शुरू के हमने इस कॉस्ट, एनआरवी और ये यूनिट्स, इसकी कैलकुलेशन में बढ़ते हैं अब आगे। और पहले मैं पढ़ाने लगा हूं कॉस्ट। इन्वेंट्री जो बिजनेस के पास किसी भी वक्त चीजें पड़ी हुई हैं, गुड्स हैं चाहे मटेरियल हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के एंड पे पड़ी हुई है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसके पास पड़ी हुई इन्वेंट्री गुड्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो पड़ी हुई इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी, फिनिश गुड्स भी। इन्वेंट्री एसेट होता है। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि खर्चे को एक्सपेंस तब कहना चाहिए जब उससे बेनिफिट मिल जाए। तो इन्वेंट्री से तो अभी तक बेनिफिट ही नहीं मिला, इसलिए वो एसेट है। एसेट है तो एसओएफपी में आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए इस्तेमाल होगा। किस अमाउंट पे इस्तेमाल होगा? इस अमाउंट को कहते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू होती है कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं और मैं अब अगली बात करने लगा हूं कॉस्ट पे। अब जब तक मैं एनआरवी की हेडिंग नहीं देता तब तक हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक की अगर बात करूं तो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री हमारा एसेट है, ठीक है, इन्वेंट्री हमारा एसेट है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट की लिस्ट नहीं पूछ रहा, इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी? इन्वेंट्री क्या है? जो हमारे पास पड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? जो उन पे खर्चा आइंदा आएगा, जो उन पे खर्चा आया था यहां तक लाने के लिए। अब या तो वो खरीदी हुई चीजें हैं या बनाई हुई चीजें हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है और अगर मैं अभी बल्कि अगर क्या, हाँ, मैंने ना अभी क्लोजिंग का वर्ड नहीं लिखा, मैंने इंटेंशनली अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखा मैंने। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या शामिल है, डिपेंड करता है कि वो इन्वेंट्री है किस शक्ल में। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की, या हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल की, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? और अगर हम बात कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स की, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मैंने बताया है वो खर्चा जो होगा, है होगा नहीं, जो हुआ, जो पास, जो हो चुका है। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है तो इसको यहां लाने तक जो खर्चा हुआ है वो उसकी कॉस्ट है। अब ये किस किस शक्ल में हो सकता है? इन दोनों को मैंने इकट्ठे इसलिए लिखा कि इन दोनों में कॉमन बात यह है कि ये हमारे पास स्टोर में पड़ी हैं। आई कहां से है? खरीद के लाए हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड्स खरीद के लाया है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल खरीद के लाया है। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे कर दिया क्योंकि इनमें कॉमन बात यह है कि खरीदी गई हैं। तो इनको चूंकि बस खरीदा गया है
तो इनकी कॉस्ट होगी ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी चीजें खरीदने से रिलेटेड जो जो खर्चा होता है, जो मैं भी लिखता हूं लिस्ट, वो होगी इनकी कॉस्ट। दोबारा हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने दो शाखें बनाई। अगर इन्वेंट्री है ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है इस पे कितना खर्चा आ चुका है, आया था, हो चुका है। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे इसलिए किया क्योंकि इनमें कॉमन बात यह है कि इनको खरीदा गया है। तो इनकी कॉस्ट में वो सारे खर्चे शामिल हैं जो खरीदने के खर्चे होते हैं। क्या क्या होते हैं उनकी लिस्ट बनाता हूं भी। वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स, इनमें अब तक क्या क्या खर्चा आ चुका हुआ है। फिनिश गुड्स कह लेते हैं चले, इनमें क्या क्या खर्चा आ चुका है। सबसे पहले तो मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो इनकी कॉस्ट होती है कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या बात कर दी मैंने, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो खर्चा आया। अच्छा, वो खर्चा कहां से हुआ, वो मटेरियल भी तो कॉस्ट ही किया था ना, वो यही तो है। वो मटेरियल जब खरीदा था तो वो मटेरियल कॉस्ट किया हुआ था। अब वो मटेरियल अगर मशीन में डल गया तो वो हमारा खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक तो मटेरियल लगा, फिर इस पे मजीद कितना खर्चा आया हुआ है, इस पे लेबर भी लग गई हुई है और इस पे FOH भी लग गया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर, तो उसकी इन्वेंट्री में ये तीन कंपोनेंट्स हैं। और मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा लिख देता हूं, इन दोनों को मिला के कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री पे आ चुका खर्चा। अब अगर वो इन्वेंट्री इस शक्ल में है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो उसके खरीद के लाने तक के खर्चे थे। और अगर इन्वेंट्री इस शक्ल में है तो उसकी कॉस्ट में ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे, मटेरियल भी, लेबर भी और FOH भी। अच्छा, मैं ना इसके नीचे ही लिख रहा हूं, इसके नीचे अगर आपके पास जगह है तो आप भी इसके नीचे लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे लिख लें। मैं असल में ना इसी को और बढ़ा रहा हूं, इस बात को मैं और एक्सप्लेन करने लगा। अगर इसके नीचे जगह है तो आप इसको आगे बढ़ा लें, नहीं तो कोई मसला नहीं, आगे अगले पेज पे लिख लें। यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है तो उसकी कॉस्ट यानी उस पे आ चुका खर्चा वो ये है। और अगर इसकी कोई लिस्ट बना लें फायदा होगा, तो इसको मैं कह लेता हूं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसी से मैं आगे चल रहा हूं, जिनके पास जगह नहीं है वो अगले पेज पे लिखें, तो फिर ये लिखें कि मैं इसके आगे चल रहा हूं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इस बात को ना हल्का ना लें, मैं कह रहा हूं कि इसी के नीचे चल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने अगले पेज पे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट लिख लिया तो ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो परचेज की कॉस्ट पड़ रही है, मैंने उसमें कहा है क्या क्या शामिल है, क्योंकि मैंने यहां बात की थी ना ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो ये है कौन सी, उनकी एक लिस्ट बना के दे रहा हूं। और ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि परफेक्ट मैंने सारी चीजें डाल दी इसमें,
5-6 मिसालें डालूंगा, उसके बाद फिर एक कीमती पॉइंट लिख दूंगा। तो इसमें शामिल है क्या क्या, इसके लिए इमेजिन करते हैं कि गुड्स खरीद रहे हैं और चलो दूसरे मुल्क से खरीद लेते हैं। तो खरीदेंगे तो क्या क्या खर्चा होगा, परचेज प्राइस देनी पड़ेगी। अच्छा, परचेज प्राइस देनी पड़ेगी, और अगर वो परचेज प्राइस में से डिस्काउंट अभी माइनस करना हुआ तो वो माइनस करेंगे। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड या सेटलमेंट? दोनों, ट्रेड भी और सेटलमेंट भी। तो जितने का खरीदेंगे उसमें से डिस्काउंट माइनस। खरीद लिया, अब आगे क्या करें? जापान से खरीदा है, चलो अब आगे क्या करें? अब उसको यहां लेके आना है, चीजों को लेके आएंगे तो फिर या तो हवा में उड़ा के लाएंगे या पानी से लाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, कैरेज भी कह सकते हैं, फ्रेट भी कह सकते हैं। तो अब ये जहाज सीधा हमारी फैक्ट्री की छत पे लैंड करेगा आगे? नहीं। बड़ी छत बना ले तो फिर नहीं करेगा? नहीं, ये आएगा जी मुल्क की सरकारी जगह यानी पोर्ट पे पहुंच गया। अब जब पोर्ट पे पहुंचेगा तो सरकार ऐसे तो वो चीजें नहीं छोड़ेंगे, वो लगाएंगे उस पे पैसे, टैक्सेस ड्यूटीज लगाएंगे। अच्छा, टैक्सेस ड्यूटीज होती हैं दो तरह की, या तो उन्होंने कल वापस मिल जाना होता है या बस गई। तो अगर तो वो नॉन रिफंडेबल हैं तो वो कॉस्ट का हिस्सा है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज दे दिए जी, गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। फिर उसके अलावा और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो उसके लिए हमें बाद औकात क्लियरिंग एजेंट भी रखना पड़ता है, तो उसके क्लियरिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अच्छा, इंपोर्ट की थी तो वो ना पार्टी मान नहीं रही थी, वो कहते तुम चीजें ले लोगे पैसे नहीं दोगे हमें। तो उसको यकीन कराने के लिए हमने बैंक से एक चिट्ठी लिखवाई, तो बैंक ने जो उसको लेटर लिखा उसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक हमारा सगा तो है नहीं, वो मुफ्त में तो लेटर लिखेगा नहीं, उसके वो पैसे लेगा, तो एलसी चार्जेस। फिर रास्ते में कोई मछलियां ना खा जाए, कोई जहाज इधर उधर ना हो जाए, तो उसके लिए रास्ते की कराई इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस करा ली। चीज पहुंच गई, फैक्ट्री में पहुंच गई चीजें। अब आगे वो लोडिंग अनलोडिंग कर ले, हैंडलिंग कह लें, चले हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, और इंस्टॉल कर ले इसको, है ना, इंस्टॉल कर लेना, है ना, चीजें मंगवाई हैं बेचने के लिए, इंस्टॉल कर लेना, सब दीवारों पे चिपका लें तो इंस्टॉल कर लें, नहीं। अच्छा, ये तो है मिसालें, इनको कवर करते हुए ये ना भी लिखते फिर भी एक कीमती तरीन जुमला, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स incurred in bringing the asset to its working condition, its present location and condition. ये वैसे कीमती तरीन जुमला है कि खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक। अच्छा, स्टोर में लाने पे फुल स्टॉप लग गया। अब अगर स्टोर में लाके रखा हुआ है और 3 महीने तक स्टोर में पड़ा हुआ है तो मजीद खर्चा नहीं परचेज में ऐड होगा, ये सारा का सारा वो खर्चा चल रहा है जो लेके आने तक के लिए, ब्रिंगिंग। स्टोर में चीजें पहुंच गई, बस इसको फुल स्टॉप लग गया, तो वो सारे खर्चे जो खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक इस पे इनकर हुए वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन गए। कुछ और खर्चे भी हैं जिस पे लगता है कि कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। रिफंडेबल अगर हुआ, टैक्सेस ड्यूटीज, तो वो नहीं है कॉस्ट का हिस्सा। अगर रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं है।
स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट वो ऐड नहीं होगी। एक बार ले आए तो परचेज कॉस्ट खत्म। हाँ, स्टोर फैक्ट्री में जो खर्चा है वो एफओएच में आएगा। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। इसी तरह से कुछ खर्चे होते हैं जो चलें ठीक है, सेलिंग कॉस्ट भी ले लेते हैं, जो होने चाहिए नहीं थे हो गए। रास्ते में चलान हो गया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे यूनिट्स खराब हो गए, एबनॉर्मल कॉस्ट, पूरा डाका पड़ गया रास्ते में, ये एबनॉर्मल कॉस्ट हैं, तो इनको नहीं परचेज कॉस्ट का हिस्सा बनाते। तो परचेज कॉस्ट के अंदर ये सब चीजें शामिल हैं। अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस थी तो बस गुड्स की इन्वेंट्री की ये कॉस्ट हो गई, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल की इन्वेंट्री की ये कॉस्ट हो गई। यानी इसका आंसर फर्ज करें आ गया 180 रुपए किलो, यानी इन सबको ऐड किया तो 180 रुपए किलो आ गया इसका रेट। अब जब ये मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट शुरू ही उस 180 से होगी। रॉ मटेरियल खरीदा, ये सारे खर्चे मिला के, परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटीज, ये सब मिला के लेट से वो मटेरियल इसको 180 रुपए का कॉस्ट किया है, तो वो मटेरियल की इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई। अब जब उसी मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेंगी तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए वो 180 भी आएगा ये। उसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर और एफओएच मजीद आएंगे। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये वही चीज है जो मटेरियल हमें कॉस्ट कर रहा है। नींद आ रही है ना? चलिए फिर सवाल, पेज नंबर 5 पे आए। जी जी, किधर है, कौन है, कहां है जी? परचेज प्राइस में, जी जी, दोबारा बोलिए। परचेज प्राइस में से डिस्काउंट लेस किया हुआ है। हाँ, मेरी एक फिक्स प्राइस है 100 रुपए, तो वैसे मुझे कोई डिस्काउंट तो मिलता नहीं है क्योंकि मैं बाय करके आगे चलता हूं, लेकिन रमजान की पर्पस की वजह से मुझे वैसे डिस्काउंट दे दिया प्राइस पर, जो कि नॉर्मल की बराबरी में नहीं करता। कोई बात नहीं, बात यहाँ नॉर्मल एबनॉर्मल की नहीं है। सवाल ये है कि ये जो हमें चीजें खरीदते हुए सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है, क्या जरूरी है कि ये हर दफा डिस्काउंट मिला करेगा, या इस दफा क्या पता मिल गया हो? कोई बात नहीं, इस दफा मिल गया हो। जो भी हमें इनको खरीदते हुए असल में परचेज प्राइस देनी पड़ी माइनस जो असल में डिस्काउंट मिला, अब चाहे वो रमजान का मिल गया, चाहे उसने तरस खा के डिस्काउंट दे दिया, हमें मिल गया ना डिस्काउंट, तो जब मिल गया तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मली डिस्काउंट नहीं मिलता था, इस दफा स्पेशल डिस्काउंट मिल गया तो मिल गया तो मिल गया, तो जो भी डिस्काउंट मिला वो लेस होगा। नहीं, कुछ और पूछ रहे थे आप? अच्छा, वो बाकी 50% क्या है? आप सेल प्राइस पूछ रहे हैं कि परचेज प्राइस पूछ रहे हैं? लेकिन हम तो परचेज की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि जो सेल प्राइस होगी तो क्या करें उसको? आपकी मर्जी है, आपने चीज बेचनी है जितने की मर्जी बेचे, उसका इससे क्या ताल्लुक है? सेल प्राइस हम 4 गुना कर लें, उसका इससे क्या ताल्लुक है? देखें, चीज हमने खरीदी 100 रुपए की खरीदते थे, इस दफा हमें 85 की मिल गई, तो बस ठीक है, 100 माइनस 15, हमें वो 85 की कॉस्ट कर रही है। सस्ती मिल गई तो इसमें एतराज क्या है कि डिस्काउंट माइनस क्यों कर रहे हैं? हाँ, परचेज अलग चीज है, सेल अलग चीज है। हम सेल करते हुए कीमत और बढ़ा लें, हमें इस दफा सस्ती मिली, हम और महंगी बेच दें, हमारी मर्जी। तो अभी तो हम परचेज वाला एंगल ले लें। पेज नंबर आए 5 पे और इलस्ट्रेशन 1 आप कर दें अभी सॉल्व। पेज 5,
पेज 5 पे आइए और इलस्ट्रेशन 1 अभी सॉल्व कर दें। पेज 5 इलस्ट्रेशन 1 अभी सॉल्व कर दीजिए। और जिसको लिखते हुए मौत पड़ती हो वो कैलकुलेटर पे कर दे। वैसे लिख के करना चाहिए यार, पीआरसी थोड़ी है। और कर लेने के बाद पेज 13 पे मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन करने के बाद ये तो आपने सोचना है। गो डाउन कहते हैं स्टोर को, ये भी आपने सोचना है। पेज 13 के ऊपर इसका सॉल्यूशन भी है, कर लिया तो देख लें।
हाँ जी, डन। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाली दो लाइनें हैं वो स्टोर में आ जाने के बाद की चीजें हैं। जैसे गोडाउन रेंट, ये स्टोर का रेंट होता है, और जो फायर इंश्योरेंस है ये ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है। फायर इंश्योरेंस यही होती है कि जब स्टोर में चीजें पड़ी हैं तो उनमें ना आग लग जाए। तो ये आखिरी दोनों चीजें इसलिए शामिल नहीं की कि स्टोर में आने के बाद की चीजें, और ऊपर वालों में से वो ट्रांजिट इंश्योरेंस होती है। मतलब फायर इंश्योरेंस ऐसे उसको कहते नहीं, उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं। तो और उसके अलावा वो जो रिफंडेबल सेल्स टैक्स है वो रिफंडेबल है, इसलिए ऐड नहीं होगा। बाकी इसको 30,000 से डिवाइड करना और फिर 2800 से मल्टीप्लाई करना, इस पे कोई एतराज? सारे, किसी को कोई एतराज नहीं? जी है, डिवाइड क्यों किया? ये सारे के सारे 30,000 यूनिट्स खरीदने के खर्चे हैं। क्लोजिंग स्टॉक में कितने बच गए? नहीं, तो 30,000 की जो टोटल कॉस्ट है ये सारी 2800 यूनिट्स की कॉस्ट है। नहीं, उसके लिए मैं पर यूनिट की देखनी पड़ेगी ना। तो इसको 30,000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की निकल आएगी, और 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बन जाएगा। और इसमें कोई एतराज, परेशानी? जी, वो डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल थे कि एबनॉर्मल थे। ये थोड़ा सा बात का सवाल है। अगर रास्ते में जाया हो गए ना, तो ये मैं आके जब आपको अकाउंटिंग बताऊंगा ना इसकी, तब देखते हैं इसको। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी है हमने, वो तब देखते हैं कि नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था। अभी मैंने इसलिए नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की कोई बात नहीं की। अच्छा, अभी जो इस वक्त बात की ना मैंने, ये सारी लिस्ट और ये सवाल भी जो किया, मैंने यहां इंटेंशनली हेडिंग दी थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी जो इन्वेंट्री हमारे पास किसी भी वक्त पड़ी हुई है उसकी अगर कॉस्ट जाननी है तो ये कॉस्ट निकालने का तरीका है। अब मैं बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये अब थोड़ी सी गहराई में चली गई बात। ये जो भी सवाल किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, किया है। इसमें जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पहला साल था और ये जो 30,000 यूनिट्स मंगवाए ये साल में एक ही दफा मंगवाए, इकट्ठे ही मंगवाए, और जो साल के एंड पे 2800 बचे हुए हैं वो इन्हीं में से बचे हुए हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यानी ये ना होता तो क्या मसला होता? जब पूरे साल में ये 30,000 इकट्ठे खरीदे, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में खरीदे और पूरे साल में और कुछ खरीदा ही नहीं, तो जो 2800 बचे हुए हैं वो इन्हीं में से हैं। वरना क्या होता? वरना ये होता कि अगर इस साल में कुछ 4-5 दफा चीजें खरीदी होती,
अगर ये 30,000 एक वक्त में ना खरीदा होता, किसी महीने में 10 खरीदे होते, फिर उसके बाद 12-15,000 खरीदे होते, फिर 6,000 खरीदे होते, अगर इस तरह करके खरीदे होते तो हर दफा कॉस्ट सेम आनी थी। नहीं, डॉलर चेंज हो रहा है, महंगाई हो रही है। अगर तो ये चीजें देखने में एक जैसी हैं, इसको प्रैक्टिकल मिसाल अपने लेवल की देखते हैं। किसी स्टोर में एक, चलो साबुन लेने गए, तो नहाते नहीं नहाते, लेकिन चलो मिसाल दे में क्या है, सोप लेने गए। अब उस शॉप के पास शेल्फ के अंदर कोई 15 सोप पड़े हुए हैं। वो 15 के 15 उसने एक ही साथ एक ही वक्त में खरीदे थे? नहीं, वो तो रोज खरीद रहा है, हर हफ्ते खरीद रहा है, हर महीने खरीद रहा है। और वो जब खरीद के ला रहा है तो कभी पेट्रोल के रेट चेंज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कुछ और पड़ रही है, कभी कुछ और पड़ रही है, लेकिन वो सारे पैकेट देखने में एक जैसे हैं। ये नहीं पता कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो पिछले महीने खरीदे थे, कौन से ऐसे हैं जो 2 महीने पहले खरीदे थे। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि सेम एक जैसे हैं। तो फिर उन पड़े हुए की कॉस्ट कौन सी वाली होगी, जो पिछले महीने खरीदे थे, या जो 2 महीने पहले खरीदे थे, या जो 6 महीने पहले खरीदे थे? ये पता नहीं लग सकता, ये प्रॉब्लम है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉब्लम ये है कि इफ, बल्कि इन केस ऑफ सिमिलर आइटम्स, it is difficult to identify the cost of items held in closing inventory because of different costs of multiple purchases या productions during the period। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर सब एक जैसी चीजें हैं तो मसला ये है कि जो साल के एंड पे पड़ी हुई चीजें रह गई, वो कौन सी वाली हैं? वो हैं जो पिछले महीने खरीदी थी, वो हैं जो 4 महीने पहले खरीदी थी, कौन सी वाली हैं? क्योंकि हर दफा खरीदते हुए रेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो उनके लिए कौन सा रेट लगाएं, ये मसला है। अब मसला है तो फिर कोई हल भी होना चाहिए। तो इस मसले के हैं बुजुर्गों के बनाए हुए 2 हल। एक हल कहलाता है फाइफो मेथड, और एक हल कहलाता है एफको मेथड, और ये आपको आते हैं तो बात खत्म। ये पढ़ा हुआ है ना, आता है आपको? अरे आता है नहीं, लाइफ और शेफ नहीं। तो इसकी मैं कल आपको फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराता हूँ। सादा सवाल, फिर उसमें रिटर्न्स डाल के, फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इनकी मुख्तलिफ वैरायटियां करते हैं। चलें जी, यहां से इंशाल्लाह कल आगे बढ़ते हैं।